हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग गौर से यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हिस्ट्री के पार्ट 4 की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका दोस्तों मेन रीजन था ऑफलाइन के बच्चों को लेके टूर को। ठीक है, टूर के जितने भी बच्चे थे जो ऑफलाइन में गए हुए थे, उनको उनके टूर को लेके वीडियो अपलोड दोस्तों नहीं हो रहा था। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वो लोग जो बच्चे टूर पे गए हुए थे उनका आप लोग भी एक बार झांकिया देख लीजिए। ठीक है, ये ऑफलाइन बैच के कुछ बच्चे थे जो टूर पे गए हुए थे। इन्हीं सभी कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था दोस्तों। और रही बात ऑनलाइन के बच्चों के टूर की, तो तारों के शहर में उन्हें लेके आदमी जाएगा। ठीक है, ये कुछ बच्चे थे ऑफलाइन बैच के जिन्हें टूर पे लेके आदमी गया हुआ था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्लास को लेके। ठीक है, तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों देखेंगे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन की आज हम बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, वो दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है। पहला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। क्वेश्चन दोस्तों है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है, अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था। अब यहाँ तक पढ़ने से पहले अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, अमरकोट में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हम उसी क्वेश्चन की बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है 110%, उसी क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकबर की मृत्यु पूछा है दोस्तों, तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। और एक बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, और अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में इसके संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में वर्सेज हेमू से युद्ध हुई थी। इसमें हेमू की दोस्तों हार हो गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हो गई थी, बैरम खां जीता था। बैरम खां अकबर का वित्त मंत्री था, सॉरी अकबर का संरक्षक था। क्या था, मतलब बॉडीगार्ड था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था। अकबर का दोस्तों वित्त मंत्री कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, 1582 में अकबर ने 1582 में राजा टोडरमल को दीवान अशरफ, क्या बता रहे अभी हम, अकबर ने 1582 में राजा टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया। दीवान ए अशरफ का शाब्दिक अर्थ पूछा एग्जाम में। दीवान ए अशरफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों दीवान ए अशरफ का शाब्दिक अर्थ भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। भूमि विभाग का अध्यक्ष, भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। और जब दोस्तों अकबर ने बैरम खां को वित्त मंत्री बनाया, अकबर ने राजा टोडरमल को ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जब वित्त मंत्री बनाया, तो राजा टोडरमल ने टैक्स को लेकर, कर वसूली को लेकर आइन ए दहसाला पत्र जारी किया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे पूछा हुआ है कि आइन ए दहसाला पत्र किसने जारी किया। तो दोस्तों आइन ए दहसाला पत्र अकबर ने जारी किया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जारी किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब आपसे इतना सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। रही बात अबुल फजल के बारे में, अभी आपको हम बता दे रहे हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, हमीदा बानो बेगम की गर्भ से हुआ था। इनकी मृत्यु 1605 में हुई थी। इनका मकबरा सिकंदराबाद में है। अकबर ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अपने संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया। हेमू की हार हो गई थी। भूमि विभाग का अध्यक्ष को
भूमि विभाग का अध्यक्ष अकबर ने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को बनाया था, जिसे दीवान अशरफ के नाम से भी जानते हैं, और उसने आइन ए दहासाला पत्र जारी किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात ऐसे क्वेश्चन की जो बदनाम है, हर गली में पूछा, हर गली एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो था अबुल फजल के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा टोटल 3 भागों में बटा हुआ था, और दोस्तों अकबरनामा का तीसरा भाग ही आइन ए अकबरी के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आइन ए अकबरी का तीसरा खंड दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइन ए अकबरी का तीसरा खंड कृषि से संबंधित है। ये क्वेश्चन और जरूरी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर इतना सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा तो हमारी बस आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ पॉइंट याद करते चलें, लिखते चलें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ऐसा संभव पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर चीज याद हो जाए। आपको उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा जो आपको नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन था, हिस्ट्री में ये तो हल्का क्वेश्चन है, हर बच्चा को पता होगा। इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो आपको लिखना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आइन ए अकबरी कुल कितने भागों में है दोस्तों? तो आइन ए अकबरी के टोटल 5 खंड है। कितने खंड है? 5 खंड है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में क्या है दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। ये क्वेश्चन पूछा है, निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनका दरगाह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। आगरा में दोस्तों क्या है? तो आगरा में बुलंद दरवाजा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया। दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगरा नहीं देगा तो क्या देगा? फतेहपुर सीकरी देगा। ठीक है, अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन दोस्तों चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बदनाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, अकबर ने जब गुजरात को जीत लिया तो इस जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। यह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर को लेकर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को लेकर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक मंदिर हुआ करता था। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे एग्जाम में अगर ज्यादा टफ पूछेगा तो क्या पूछेगा? हम्पी को यूनेस्को ने, हम्पी को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या बोलते हैं? यूनेस्को, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पे दोस्तों? जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को ने किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर की श्रेणी में दोस्तों शामिल किया था? तो यूनेस्को ने हम्पी को 1986 में, 1986 में विश्व धरोहर की श्रेणी में दोस्तों शामिल किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हर किसी को पता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो विजयनगर दोस्तों साम्राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रायचूर द्वाब में स्थित था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हम्पी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम्पी कर्नाटक में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों ये दोनों कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1986 वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन काफी जरूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के साथ सर्वप्रथम जिस यूरोपीय कंपनी ने दोस्तों अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था
भारत के साथ सर्वप्रथम जिस यूरोपीय कंपनी ने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों के अधीन वास्को डी गामा दोस्तों भारत 1498 में आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के दोस्तों कालीकट बंदरगाह पे आया था और कालीकट उस समय केरल में था जहां का राजा दोस्तों जमोरिन था। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। ठीक है, दोबारा आया 1502 से 3 में और फिर दोबारा व्यापार किया और इनकी मंशा काफी पहुंच से बाहर थी। इन्होंने काफी अलग अलग नीति लगाकर भारत में व्यापार करना शुरू किया। अब ये क्वेश्चन हल हुआ है, इसमें कुछ लॉजिक कुछ लगाना ही नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर पूछा है कि भारत के साथ सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि 1498 में किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के साथ अपना दोस्तों व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, उसका नाम था पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाली या पुर्तगाल। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में। अब दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक खुद मनु हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखें, किन्हीं 2 स्मृति के नाम लिखें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 स्मृति के नाम में आपको याद रखना है, पहला मनुस्मृति, दूसरा नारद स्मृति। नारद स्मृति। अब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है। कौन कौन सा 8 गो दोस्तों विवाह का नाम है, ध्यान दीजिएगा। मनुस्मृति में दोस्तों पहला विवाह का नाम है, उसका नाम है ब्रह्म विवाह। कौन नाम है? पहला नाम है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। दूसरा नाम है विवाह का आश्रय विवाह। तीसरा नाम है प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। चौथा है दैव विवाह। पांचवा है असुर विवाह। छठा है राक्षस विवाह। इसको सब याद करना पड़ेगा। छठा कौन है? राक्षस विवाह। सातवां कौन है? गंधर्व विवाह, जो भीम का राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ था, गंधर्व विवाह। आठवां कौन है? आठवां है पिशाच विवाह। अभी बताने का दोस्तों मेन रीजन यही था कि आपको हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जाए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमने कुछ वीडियो में इतने सारे डीपली क्लास करा दिया गया है कि वो कराना उतना अनिवार्य नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस लिमिट है 12th का, आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में है। अब ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मनुस्मृति के कुल 8 प्रकार के विवाहों के नाम लिखें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि इसका नाम लिखे, तो आपको 8 का नाम याद करना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा। 8 नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का पुत्र था। और भीम का विवाह किस प्रकार का विवाह का एग्जाम्पल है, तो गंधर्व अर्थात लव मैरिज का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता दलितों के संरक्षण से संबंधित था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अब ये क्वेश्चन बदनाम है। भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुआ था पूना समझौता। इसको बोलते हैं पूना पैक्ट के नाम से भी दोस्तों, इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, ये काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 1939 से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की, सुभाष चंद्र बोस ने की। ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1942 में क्या हुआ था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था। एक और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अब ये क्वेश्चन जरूरी हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हिस्ट्री लगभग आसान है, अगर पढ़ने वालों के लिए आसान है। ज्योग्राफी पॉलिटिकल कुछ टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लोगों का नहीं हो पाता बच्चों का। क्या? तो हिस्ट्री है, सॉरी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल्स है, डाटा ज्यादा है, डाटा यहाँ भी ज्यादा है, लेकिन इजी हो जाता है क्योंकि हम लोग बार बार हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य
सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विजयनगर की स्थापना 1336 में किया गया था। 1336 में दो भाई था, हरिहर और बुक्का। कौन था दोस्तों? विजयनगर की यात्रा की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, जिनका संबंध संगम वंश से है, इन्होंने किया था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर में दोस्तों कुल चार राजवंशों ने शासन किया था। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। कौन कौन? तो संगम वंश, ठीक है, सालुओ वंश, कौन? तुलु वंश, और चौथा है आरावीडु वंश। कौन है? आरावीडु वंश। ये चार गो वंशों ने इस पर शासन किया था, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों विजयनगर का सबसे महानतम सम्राट था, उसका नाम था कृष्णदेवराय। और विजयनगर के दोस्तों अधिकांश शासक अपने आप को राय कहकर बुलाते थे। ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दोस्तों जितने भी शासक हुए यहाँ के, वो मंदिरों के प्रवेश द्वार को इतना ऊंचा बनवाते थे ताकि उनके शक्तिशाली होने का प्रतीक ऐसा माना जा सके। इसलिए दोस्तों मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम की संज्ञा दिया गया, गोपुरम की संज्ञा दिया गया। और विजयनगर की दोस्तों यात्रा पर आने वाला सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? निकोलस कॉन्टी था, इटली का निवासी था, ध्यान दीजिएगा। निकोलस कॉन्टी था, इटली का निवासी था। देवराय प्रथम के दरबार में दोस्तों आया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि निकोलस कॉन्टी किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, ध्यान दीजिएगा। ईरान का निवासी था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या का। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा। अब ये नारा इसको सब पता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जय हिंद का नारा कब दिया गया था? जय हिंद का नारा कब दिया गया था? और एक और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को किन्हें फांसी, आंसर ही बता दिए। मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका था कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछना कुछ और था, पूछ दिए, कुछ आंसर ही बता दिए। आपको बस इसका कमेंट में देना है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद नारा किसने दिया था? ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जालियावाला। ये हलवा क्वेश्चन, हिस्ट्री में सब चीज हलवा क्वेश्चन है। पढ़ने वालों के लिए हिस्ट्री बहुत आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए तीनों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब टॉप है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, पंजाब के अमृतसर के जालियावाला बाग में एक सभा का किया गया आयोजन। सैफुद्दीन किचलू, अमृतसर, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू के गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरल डायर ने गोली अंधाधुंध चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसे ही जालियावाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बदनाम है एग्जाम में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो दोस्तों भारत 1950 में गणतंत्र हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया अर्थात भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत का संविधान दोस्तों किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? 1949 में अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, इसलिए प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने पहली बार रोक लगाया था? तो सबसे पहली बार इसका सेवन किसने किया था? तो तंबाकू का दोस्तों सबसे पहली बार सेवन अकबर ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और जहांगीर ने इस पर प्रतिरोध लगा दिया, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और बाकी सब के बारे में हम जानते ही हैं। शाहजहां के दोस्तों शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो शाहजहां। और किस मुगल शासक के शासनकाल में दोस्तों चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो दोस्तों चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा जहांगीर के शासनकाल में थी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ में पूछा हुआ है। बाबर का एक बार जन्म पूछा हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, फरगना में हुआ था। माता जी का नाम इनका कुदलुग निकार था। अब बाप का नाम दोस्तों इनका उमर शेख मिर्जा था, ध्यान दीजिएगा। इसका मकबरा काबुल में है, ये भी आप गांठ बांध लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह दोस्तों, ये संथाल विद्रोह के नेता स से संथाल, स से सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू थे। यह विद्रोह 1855 में हुआ था संथाल परगना में। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? संथाल परगना बिहार और झारखंड के बीच राजमहल की पहाड़ियों में है संथाल। ठीक है, यह एक जनजाति हुआ करती थी। ठीक है, और संथालों को बसने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों जो भूमि दिया, उसी भूमि को दामिन इको के नाम से जाना गया, दामिन इको के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। दामिन इको क्या है? तो दोस्तों दामिन इको एक धाबिन साफ होती है। दामिन इको क्या है? तो ये भूभाग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखने वाले को लग रहा होगा अरे क्या पढ़ा रहा है, इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, बकलवा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। हर जानते हुए कि आधे, देखिए एग्जाम देते हैं 100%, 50% तो पढ़े नहीं होते हैं। वो पढ़े होते हैं किससे? गैस पेपर से। ठीक है, गैस पेपर से, गैस लिख दिए, अरे जी से गैस होता है। ठीक है, पढ़े होते हैं गैस पेपर से, पढ़े होते हैं गैस पेपर से। रही बात 50 की, 50 में समझिए 30 ऐसे होते हैं जो पढ़े होते हैं, पढ़े होते हैं। एग्जाम में जाने के बाद हलवा टाइट, पैर कांपना, हाथ कांपना, राइटिंग बिगड़ जाना। 5 3 8 बचे कितने? 20 ऐसे होते हैं जो वास्तविक तौर पे पढ़े होते हैं। और इनमें से 10 ऐसे निकम्मे होते हैं, उनको पता है 10 का संथाल विद्रोह 1855 में बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बगल का बोल दिया पटीदार गलती से। हमने आज से 6000 साल ईसा पूर्व पहले हमने इसको पढ़ा था। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डी। अब 10 ऐसा निकम्मा होगा सब, उसको पता है संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। टिक मार रहा है ऑप्शन ए, कोई बोल दिया ओ ऑप्शन डी, मारेगा ऑप्शन डी। 10 ऐसे होते हैं जो, तो 10 तो ऐसे शामिल है, 90 हो गया। 10 ऐसे होते हैं जो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होते हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होते हैं, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होता। उनको पता है क्वेश्चन ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आंसर हम लगा के चले जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके आए होते हैं। इनको कभी मुलाकात नहीं होता है क्वेश्चन से, तो क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन बस इतना ही से है, 12th में कोई कंपटीशन नहीं है, बस पढ़ने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो भाई साहब संथाल विद्रोह के नेता कौन था? तो कहेगा सब जतरा भगत था। ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा बात बोलेगा सब, टॉनिक वर्ड। ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए। आप जो पढ़े हैं, आपको जो आ रहा है, बनाना 50% ही है ना, 50 तो छोड़ देंगे। ठीक है, 50 में आएगा 40, तो अगर 60 में आएगा 40 बनाएंगे, 40 बनाएंगे, 50 उतना ही बनाएंगे जो आ रहा है बस। अगला क्वेश्चन है दामिन इको क्या है? अब देखिए दामिन इको क्या है, अभी क्वेश्चन हमको आ रहा है, ऑप्शन ए होगा, लेकिन अरे एगो बोल दिया टॉनिक वाला, हम तो पढ़े थे कि भाई साहब दामिन इको तलवार था, काटने वाला, खचाखच खचाखच मारेगा तलवार, अगर आएगा ओ तोरी मैया की मैया, मारना चाहिए था कत्ल, भूभाग मार दिया तलवार, तो ये नंबर तो कटना जाना तय है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही नहीं हुआ, मतलब फुल के फुल सही नहीं हुआ, लानत है ऐसी पढ़ाई पे। हाँ आपकी बात कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। दामिन इको क्या है? भूभाग है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? दोस्तों गुप्त शासक, गुप्त वंश का सबसे पावरफुल शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। इसकी तुलना
यूरोप के नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद। और सरदार रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए ये इतने नाखुश हो गए अंग्रेजों से कि इन्होंने, दोनों आदमियों ने अपने अपने दिए गए उनके द्वारा उपाधि को उन्हें वापस कर दिया। बोला कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, हमने भरोसा किया लेकिन आपने हमारे भरोसे का अपमान किया, आपके द्वारा दिया गया उपाधि हम लौटा रहे हैं। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार गांठ बांध लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया और हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। खाली रटने से फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता होगा 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कितने गलत हैं, कौन गलत है, कैसे गलत हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए था, हो गया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को